दूर से चल गया तो मजा आ जाएगा। चले तो लाइट ये वाले। तो हेलो बच्चों, शिखर एकेडमी की ऑफिशियल ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग शुरू कर रहे हैं महिला बाल विकास पर्यवेक्षक का बैच। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारी पहली क्लास है जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें सब्जेक्ट होने वाले हैं, क्या इसका कैसा कट ऑफ रहा, लास्ट टाइम कितना वैकेंसी रहा। क्लियर है? लास्ट टाइम कैसे कितना इसका कट ऑफ रहा, ये सब बातें क्या करने वाले हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं फिर। देखिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 इसका बैच हमने स्टार्ट करा है। देखिएगा यहाँ पर कंप्लीटेड लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो है ये हमारी 15 अगस्त से शुरू हो रही हैं। और फैसिलिटीज इसमें देखो क्या क्या रहेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आपको, नोट्स और टेस्ट भी इसमें अवेलेबल रहेंगे, प्लस इसमें प्रैक्टिस मटेरियल रहेगा। जो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सब हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज रहेंगी, वैलिडिटी इसकी 1 साल तक वैलिड रहेगा। और क्या चाहिए, ऑल सब्जेक्ट। और सोचिए इतने कम में ये अवेलेबल हमारा कोर्स, 599 रुपये मात्र ये अवेलेबल है। मतलब 600 रुपये क्या फीस होती है, आज हम रिचार्ज भी कराते पर तो कितने 700 रुपये का होता है आई थिंक, है ना। ठीक, इतने का होता, आज ही मैंने कराया था। चलिएगा, तो फैकल्टी आप अभी फिलहाल तो मुझे देख रहे सर हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे मैनेजमेंट की फैकल्टी भी रहेंगी और कम्युनिकेशन की भी। चले फिर यहाँ पर देखिए, तो जल्दी से जल्दी आप क्या करें, हमारे शिखर एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड करें ताकि आप कनेक्ट हो सके इससे। ठीक है, आपको सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। और कैसे करना है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे शिखर एकेडमी, आ जाएगा, आपको हमारा लोगो दिख जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन सा बैच परचेज करना चाहते हैं। अगर महिला बाल विकास पर्यवेक्षक करना चाहते हैं तो उसमें आप क्लिक करें, फिर बाय का आपको ऑप्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन पर एकदम जीरो लेवल से ऑल सब्जेक्ट इसमें जो है हमारे, ठीक है। और कोड जोहर जोहर 2023, ठीक है, बिल्कुल जय जोहर। तो फिर चले, ये थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। तो देखिए, हम देखिए हमारा सिलेबस हम देख लेते हैं इसमें। एक्चुअली देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारा ये अधिकतम आयु सीमा क्या रहेगी इसमें। तो अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के बाहर के जो आवेदक होंगे उनको 35 वर्ष रहेगी। तो 45 मतलब समझ रहे, सब लोग डाल सकते हैं इसमें। कितना सही है, हर कोई क्या कर सकता है इसमें फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, महिला आवेदक शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी तथा नगर सैनिक विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा, इनकी एज क्या रहेगी, इनको 45 वर्ष। ठीक है, आवेदक अगर मान लीजिए महिला आवेदक, चूंकि महिलाओं की परीक्षा है ये, ठीक है, आरक्षित वर्ग जैसे कि SC ST अनुसूचित जनजाति, ठीक है, SC ST OBC सभी के लिए क्या है, ये 45 वर्ष की आयु सीमा है। जबकि जो मध्य प्रदेश के बाहर से अगर कोई फॉर्म डालता है तो उसके लिए आयु कितनी निर्धारित की गई है, 35 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ पर अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व का अगर कोई पर्सन है तो 43 वर्ष उम्र। तो मतलब 2 साल का ही अंतर है इसमें। कोई भी अनरिजर्व है तो वो 43 साल का है तो फॉर्म डाल सकता है, फीमेल महिलाओं के लिए। अगर आप मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं आवेदक, जैसे कि आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति SC ST OBC, 45 वर्ष तक के लिए इनको फॉर्म डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश के विकलांग जो है 45 वर्ष। ठीक है, ये सब इसका क्राइटेरिया है। तो सवाल यही उठता है कि कितनी उम्र के लोग डाल सकते हैं। तो बिल्कुल जितनी भी आपके, अगर आप रिजर्व में आते हैं, कैटेगरीज में आते हैं तो 45 वर्ष एज है। और अगर आप अनरिजर्व में आते हैं तो इसकी उम्र रहेगी 43 साल रहेगी। ठीक है, यहाँ तक चले। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट है, मैंने देखा कई सारे बच्चे पूछते कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आई होप क्लियर है ये बात आपको। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। चले, अब यहाँ पर देखिए MP फीमेल सुपरवाइजर कट ऑफ 2000, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2017 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, 2017 में लिख देती हूँ यहाँ पर। तो 2017 का कट ऑफ आपका ये रहा था यहाँ पर। अच्छा सॉरी, हाँ, ये 2017 का कट ऑफ था। और ये 200 में से कितने, आउट ऑफ 200, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से जो बच्चे थे,
जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से थे उनका कट ऑफ था 149.18, इतना कट ऑफ रहा है। ओबीसी का 146.7 कट ऑफ रहा है, जबकि एससी कैटेगरी का 140.52 रहा है और एसटी का रहा है 134.65 रहा है। और इसके बाद आप देख रहे हैं जो भी विकलांग श्रेणी में जो आते हैं उनमें अनरिजर्व का 130 था, ओबीसी का 131 ज़्यादा है अनरिजर्व से, जबकि एससी का भी 131 ही है। ठीक है, तो एससी का 131.12 सबसे ज़्यादा रहा इसमें से। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कट ऑफ है। क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच रहे हैं मैम इतने ज़्यादा कट ऑफ क्यों है? इसका रीज़न है कट ऑफ हाई होने का। एक्चुअली क्या होता है कि पहले ऐसा होता था कि 2017 में जब तो जो संविदा में जो पोस्टेड होके महिलाएं आई थी सुपरवाइजर, उनको रिलैक्सेशन दिया जाता था, मार्क्स दिए जाते थे। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी अगर आप कार्य करता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर क्या है, आपके लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं, तो आपको उसमें से क्या करना होता है, आपको क्लियर करना होता है। तो बिल्कुल करें, इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं हम। अब हम देखिए हमारा ये सिलेबस देख लेते हैं। हम क्या देखते हैं, हमारा सिलेबस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर तो सिलेबस देखिए कैसा है ये। यहाँ पर सबसे पहले हम रहेगा हमारा पोषण एवं स्वास्थ्य, हमारा खंड आ रहेगा, खंड आ, और खंड आ जो है ये आपका 55 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 55 मार्क्स का आता है खंड आ। इसमें पोषण में हम पढ़ने वाले हैं संतुलित आहार। संगीत पेन कहाँ चला गया? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले इसमें संतुलित आहार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संतुलित आहार क्या होता है? मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, जैसे इसमें कैलोरी, प्रोटीन, ये सब चीज़ें। विटामिन के बारे में, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम, ये पढ़ेंगे हम इसमें। अगर आपको ये अक्षर छोटे दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अगले इसमें क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे। जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व क्या है हम समझेंगे, जैसे किशोरावस्था में क्या क्या हमें खाना चाहिए, गर्भावस्था में हमें क्या लेना चाहिए, धात्री माताएं क्या होती है, मतलब स्तनपान कराने वाली माएँ, यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को जो माएँ दुग्ध पान कराती हैं उन्हें हम धात्री माएँ कहते हैं। याद रखिएगा 0 से लेकर 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के बाद बच्चा पूरक आहार शुरू कर देता है, तो वो धात्री माताओं में नहीं आती हैं। नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क। ठीक है, सॉरी, फिर हम पढ़ेंगे गर्भवती की देखभाल पढ़ने वाले हैं। गर्भवती की देखभाल, गर्भावस्था में वजन की निगरानी देखेंगे हम कि भाई कैसे वजन बढ़ता है, क्या होता है, कितना बढ़ता है। मातृ शिशु रक्षा, फिर गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, फिर हम टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टीकाकरण जो आपका रहेगा, जो नया मतलब आपकी जो नई शेड्यूल रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे टीकाकरण। ठीक है, यहाँ तक। देन इसके बाद स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जो है हमें मुख्यतः इनको लेके पढ़ना। NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एवं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो इसके तहत जो जो योजना संचालित हो रही उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया लालिमा अभियान हो गया, दस्तक हो गया, सुपोषण अभियान हो गया, किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना जिसे हम सबला कहते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है मुख्यतः। उसके बाद आपका कुपोषण आ जाता है, कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन होता है, समझेंगे एक एक बात को। जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय, ये पढ़ेंगे। सामान्य बीमारियों की जानकारी, जैसे कि दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? आई होप क्लियर है सभी को।
अब यहाँ पर जो आपका दूसरा खंड रहेगा, अब खंडवा, चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर एक बात, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमारा जो महिला बाल विकास पर्यवेक्षक है, ये टोटल पेपर 200 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें टोटल कितने खंड रहेंगे? 4 खंड रहेंगे। कितने खंड रहेंगे? 4 खंड रहेंगे। सो पहला खंड, एक खंड जो कि आपका है स्वास्थ्य एवं पोषण। कौन सा है? स्वास्थ्य एवं पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण का जो खंड है ये आपका 55 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 55 नंबर का है। ओके, फिर आपका दूसरा खंड आ जाएगा खंड बा, खंड बा या खंड बी आ जाएगा। खंड बी जो रहेगा इसमें क्या हमारी जो योजनाएं वगैरह है, अधिनियम, योजनाएं यानी कि सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, विज्ञान एवं तर्क, विज्ञान एवं तर्क, जो कि 55 मार्क्स का यानी कि 110 नंबर का, तो आपका यही हो गया। इसके बाद आपका खंड सा रहेगा या खंड सी कह लीजिए आप, और दूसरा रहेगा आपका लास्ट रहेगा, सॉरी चौथा खंड डी या खंड दा। तो खंड सी जो है या खंड सा जो है इसमें क्या रहेगा आपका? इसमें आपका संचार एवं संप्रेषण, संचार एवं संप्रेषण, ये आपका 45 मार्क्स का, कितने मार्क्स का आएगा? 45 मार्क्स का आएगा। ओके, फिर आपका खंड दा जो है ये बाल विकास का रहेगा। कौन सा रहेगा? बाल विकास का रहेगा, और ये आपका रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट जो रहेगा आपका, ये माफ कीजिए 45 मार्क्स का रहेगा। तो 90 नंबर से ये दोनों होगा, 90 नंबर से 110 नंबर का ये हो गया। तो इस तरह से टोटल हमारे कितने नंबर हो जाएंगे? 200 नंबर का ये पेपर आता है। इसमें से भी आपको बताना चाहूंगी कि कुछ कुछ पार्ट इसमें भी क्या है आपके बायोलॉजी के हैं, ठीक है। कुछ पार्ट कैसे बायोलॉजी के हैं, जबकि आपका स्वास्थ्य एवं पोषण है ये पूरा आपका स्वास्थ्य और पोषण वाला है। यहाँ पर आपको जैसे कि इस वाले पार्ट में खंड बा जो है इसमें भी आपका विज्ञान वाला पार्ट दिया है। अभी देखो अपन चैप्टर देख लेते हैं। देखो क्या क्या दिया, द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं कौन कौन सी हैं? पहला, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है। स्वाभाविक सी बात है, हम परीक्षा कौन सी दे रहे हैं? महिला बाल विकास की परीक्षा। स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विभाग, आदिवासी विकास विभाग की योजना। ये पर्टिकुलर अपन को पढ़ना है योजना को, और ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहा है, स्पेशली जो कह रहा है ना वो उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है। दूसरी, हम जितनी भी स्वास्थ्य विभाग की जो योजना चलाई जा रही हैं, जैसे आपने सुना होगा प्रोजेक्ट मुस्कान, सुना होगा लालिमा अभियान, दस्तक, सुपोषण अभियान हो गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना हो गया हमारा, इस टाइप की योजना हमको पढ़ना है। फिर आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना है, इससे पंचायती राज ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है, वो आता है क्योंकि। देन इसके बाद सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं पढ़ेंगे, आदिवासी विभाग के लिए जो स्पेशली योजना चला जा रही है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। खंड आ और बा ये दोनों ही आपके बहुत अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट और ये कम्युनिकेशन वाला ये थोड़ा सा अजीब सा आ जाता है। इनको आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। पढ़ना तो सारे है, हालांकि नियम, अधिनियम एवं अधिकार, बच्चों के कानूनी अधिकार पढ़ेंगे हम। आर्टिकल देखेंगे बच्चों के लिए कौन कौन से आर्टिकल है, जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं आर्टिकल 24 का संबंध किससे है? किससे संगीता? अरे कोई भी जो बच्चा है उसको 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। तो इस टाइप से जो बच्चों के लिए आर्टिकल संविधान में वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, अनुच्छेद जैसे 21A हो गया शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए, संबंधित नियम, अधिनियम, शिक्षा का अधिकार देखेंगे। देखो आ गया राइट टू एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। महिलाओं के कानूनी अधिकार, क्या क्या महिलाओं को कानूनी अधिकार दिए गए हैं, संबंधित नियम, अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घरेलू हिंसा अधिनियम बहुत बार पूछा गया है। दहेज प्रतिषेध हो गया, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इनको हमें पढ़ना ही। अधिनियम क्या क्या पढ़ेंगे? बोलोगे मैम इतने सारे अधिनियम,
इन्हें बेसिक हमें देखना है, कब से लागू हुए, कितनी धाराएं हैं, कौन से मंत्रालय के तहत आते हैं, ये सॉरी किसने कब शुरू किया गया था इनको, और जैसे कि क्या क्या इसके उद्देश्य है। ठीक है, इनमें कुछ कुछ धाराएं पढ़नी पड़ेंगे अपन को, ये कौन सी धारा किससे संबंधित है। ठीक है, फिर ये देखिए आपका विज्ञान वाला पार्ट आ गया। तो जिसका विज्ञान है अच्छा है, उसको काफी प्रॉफिट मिल जाता है इस एग्जाम में। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे आप। ग्रंथियां, ग्रंथियां कुछ लोग पढ़े भी होंगे कभी, इनको थोड़ा और अलग तरीके से पढ़ेंगे अपन। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ना है, दोनों में मेल और फीमेल दोनों पढ़ना है। किशोरावस्था विकास को पढ़ना है। प्राथमिक उपचार, ये सब चीजें हमें पढ़ना है यहाँ पर। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान पढ़ना, ये बहुत बेसिक सा है, आपको सर या मैम जो भी पढ़ाएंगे। एमएस ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट के बारे में बेसिक सा देखना है। मोबाइल संचालन का ज्ञान, क्योंकि एक सुपरवाइजर को ये चीज़ें आनी चाहिए बेसिक से, क्योंकि आज हर चीज़ हमारे जितने भी ऑफिशियल काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, बिना इसके के पॉसिबल है आज नहीं है। इवन आप रिपोर्ट भी देंगे ना जब बन जाएगी, तो आपको मोबाइल का वगैरह इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सामान्य गणित 8वीं तक की, जिनने पहले पढ़ रखी है उनके लिए तो काफ़ी इजी पड़ेगा, आप तो कर लेंगे जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको भी कोई बहुत दिक्कत नहीं जाएगी, अगर पढ़ेंगे आपको सर पढ़ाएंगे, भूपेंद्र सर। ठीक है, और तर्क शक्ति जो है ये भी आपको सर पढ़ाएंगे। सामान्य प्रश्न श्रेणी, आकृति वगैरह, यहाँ से 10-10 क्वेश्चन आते, 20 नंबर का आपका ये पार्ट आता है। बोलोगे यार यार छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते कई लोग, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल अटेंड नहीं कर पाएंगे, अगर पढ़ लेंगे तो 20 में से अगर मान लीजिए आप 15 भी लिया तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी, मतलब इसका आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट, तीसरा खंड देख लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, कितने नंबर का है, नंबर 12 नंबर के आएंगे। विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाएं, ये तो मैं ही आपको पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी बहुत अच्छे से। समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार, इसके बाद नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो आपका मैनेजमेंट के जो गुण होते हैं, ठीक है, आपके कह सकते हैं आप जो कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आप। फिर आपका संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रकृति क्या होती है, माध्यम, और क्या क्या उसमें बैरियर आते हैं, अवरोध आते हैं। सपोज मान लीजिए हम फोन पे बात कर रहे हैं, इसको ऐसे समझो, हम कॉल पे बात कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आप जहाँ बात करो वहाँ पे क्या आ रही हो, बहुत शोर आ रहा हो, या हो सकता है आपके नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रहे हो। तो ये सब क्या होती है, आपकी बाधाएं होती हैं। ठीक है, फिर आप सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, और सामुदायिक मोबिलाइजेशन। तो टोटली आपका कितने नंबर का आएगा, 45। पता इतनी ये कमाल की बात है, ये एक ऐसी परीक्षा है, अगर आप देखोगे कि इसमें जो प्रश्न आए हैं, जो पूछे गए हैं प्रीवियस, टोटल 7 दिन परीक्षा हुई थी, जो कि 2 शिफ्ट में हुई थी, यानी कि टोटल 14 पेपर हुए थे। इसमें जो लिखा है वहीं से प्रश्न आए थे, ऐसा नहीं पूछा गया कुछ ही पूछ रहा। कुछ बातें आपको याद जरूर रखनी, संस्थाएं वगैरह वो पूछ लेगी थी, लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। जैसे यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, WHO, ICMR हो गया, तो इन कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप छोड़ दे दिक्कत जाएगी आपको। चले, और फिर आपका ये चौथा खंड कहाँ चला गया, बाल विकास, एक मिनट, बाल विकास मैं लिख दे रही हूँ। तो खंड आ हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, उससे पहले एक और बात देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या देख लेते हैं। जो आपका चौथा खंड है उसका सिलेबस और मैं आपको बता दे रही हूँ। चतुर्थ खंड, अब कौन सा ले रहे हैं हम लोग,
चतुर्थ खंड। अब कई लोग सोचते हैं कि सिलेबस में क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम सिलेबस क्यों पढ़ रहे हैं। सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं हमारा। तो चतुर्थ खंड, चतुर्थ खंड जिसका नाम है आपका, क्या है आपका, शिशु की प्रारंभिक देखभाल। शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ठीक है। सबसे पहला इसमें पढ़ेंगे हम बाल विकास का परिचय। क्या पढ़ेंगे? बाल विकास का परिचय। बाल विकास का परिचय, ठीक है। पहला इसमें पढ़ने वाले हम लोग बाल विकास का परिचय। इसमें बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास, बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत। विकास के, अगला विकास के महत्वपूर्ण चरण, के महत्वपूर्ण चरण। अनुवांशिकी, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव। बाल विकास पर प्रभाव। प्रीनेटल विकास, सॉरी, हाँ, प्रथम 3 वर्ष में विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, कौमा 3 से 6 वर्ष में, ये 6 वर्ष के मध्य विकास, ठीक है, मध्य विकास, ठीक है। दूसरा इसमें लेंगे अपन कौन सा, शाला पूर्व शिक्षा परिचय। शाला पूर्व शिक्षा परिचय। शाला पूर्व शिक्षा परिचय। शाला पूर्व शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा डैश अवधारणा एवं औचित्य, अवधारणा एवं औचित्य, कौमा आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां। आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां, कौमा स्तर, श्रेणियां और स्तर, श्रेणियां और स्तर, कौमा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, कौमा मानसिक क्षमता, मानसिक क्षमताएं,
कॉमा शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, कॉमा संज्ञानात्मक विकास, फिर संज्ञानात्मक विकास, कॉमा भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास, एवं सौंदर्य बोध का विकास। ठीक है, और इसमें फिर आपका आ जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, तीसरा इसमें रहेगा आपका, बस थोड़ा सा रह गया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। पहचान सुविधाएं, पहचान कॉमा सुविधाएं, कॉमा संस्थाएं, संस्थाएं, बिल्कुल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम, हो गया। हाँ, फिर आपका देखभाल एवं संरक्षण, बस लास्ट बचा है इसमें, देखभाल एवं संरक्षण, देखभाल एवं संरक्षण। इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका बच्चों की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की अवधारणा, संरक्षण की अवधारणा, बिल्कुल संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा, अनाथ बेसहारा निःशक्त एवं एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे एवं कानून और एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिलेबस रहेगा। इसमें क्या रहेगा, हमारा सिलेबस रहेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस, आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद चूंकि हम सबसे पहले शुरू करने वाले कौन सा, हम लोग सबसे पहले खंड आ शुरू करने वाले, कौन सा शुरू करने वाले हैं, खंड आ। देखो आप लिखा भी यहाँ पर प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य, और यहाँ पर सबसे पहला इसके अंतर्गत टॉपिक ले रहे हैं अपन लोग, कौन सा ले रहे हैं, पोषण। पोषण में संतुलित आहार, कॉमा मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम। तो चूंकि आपको याद होगा कि प्रथम खंड जो है उसके अंतर्गत कई सारे क्या है, लगभग 6 या 7 सब टॉपिक है। ठीक है,
तो उसको सेक्शन में डिवाइड किया गया। सबसे पहला हम सेक्शन पढ़ रहे हैं कौन सा, पोषण। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, पोषण पढ़ रहे हैं। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विविधता हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पोषण शिक्षा, शरीर की बीमारियों से रक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ। इनकी थाली को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको एक संतुलित डाइट, बैलेंस डाइट दिखाई दे रही है। चलो, पोषक तत्वों का महत्व क्या है, उससे पहले हम समझ लेते हैं पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, चले कुछ बेसिक्स जानकारी ले लेते हैं अपन लोग। पहले सबसे पहले पोषक पदार्थ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो समझिएगा क्या होते हैं भाई न्यूट्रिएंट्स। तो आप कहोगे ऐसे पदार्थ, बिल्कुल ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं, उन्हें हम पोषक पदार्थ कहते हैं। तो वे पदार्थ, आप बोलोगे मैम डेफिनेशन याद रखनी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा। वे पदार्थ जो शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं का, हमारे शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब पोषक पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोषक पदार्थों के पिता कौन कहलाते हैं। तो पहली बात, पोषक पदार्थों का अध्ययन, पोषक पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ट्रोफोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रोफोलॉजी कहलाता है। पोषक पदार्थों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी कहलाता है। हिंदी में से हम क्या बोलेंगे, पोषण विज्ञान। क्या कहेंगे, पोषण विज्ञान। लेकिन आपको हिंदी टर्म नहीं याद रखना, आपको इंग्लिश टर्म ही याद रखना, ट्रोफोलॉजी। आपको अगला प्रश्न पूछेगा ट्रोफोलॉजी के फादर कौन है, यानी कि पोषण विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं। तो क्या बोलेंगे आप, ट्रोफोलॉजी के पिता है लेवोजियर। लेवोजियर इज द फादर ऑफ ट्रोफोलॉजी, यानी कि पोषण विज्ञान के पिता कहा जाता है लेवोजियर का। अगला फैक्ट आपसे कैसे पूछेगा, अगला प्रश्न हमसे पूछेगा राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ पर ये, हैदराबाद। हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद। इंपॉर्टेंट बात है सारी, डेफिनेशन ना याद हो तो भी चलेगा, लेकिन ये फैक्ट आपको याद रखने। पहला, पोषक पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्रोफोलॉजी, यानी कि पोषण विज्ञान कहलाता है। पोषण विज्ञान के फादर कौन कहलाते हैं, लेवोजियर कहलाते हैं। अगला, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। ठीक है, चलें अब समझते हैं हम लोग पोषक पदार्थों का वर्गीकरण। इससे पहले एक और फैक्ट हम याद रखते हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे पोषण कार्यक्रम चलते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण वाटिका का नाम बदलकर रानी की बगिया कर दिया है। ठीक है, हाँ, तो ये करंट का प्रश्न है। मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण की वाटिका या पोषण वाटिका का नाम, पोषण वाटिका का नाम रानी की बगिया कर दिया है, रानी की बगिया कर दिया है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखें। अब हम पढ़ने वाले पोषक पदार्थों का वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हम लोग, पोषक पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। चलो, तो ये चार्ट हम समझेंगे। सो यहाँ पर हम हेडिंग बनाते हैं पोषक पदार्थों का वर्गीकरण। पोषक पदार्थों का वर्गीकरण।
कैसे? अलग अलग तरीके से पोषक पदार्थों को क्लासिफाइड किया गया है। एक सामान्य वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो सामान्यतः पोषक पदार्थों को 7 वर्गों में रखा गया है, ठीक है। तो सामान्यतः पोषक पदार्थों को सामान्यतः पोषक पदार्थों को 7 वर्गों में बांटा गया है। 7 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला इसमें कौन सा होता है? तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा बिल्कुल प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, छठवां पांचवा सॉरी जल, छठवां रेशे यानी कि फाइबर्स, और एक खनिज लवण रह गया। बहुत इंपॉर्टेंट है खनिज लवण, क्योंकि इसमें लिखा भी है ना अपना खनिज लवण, ठीक है। मेजर अब बोलोगे मैम इसमें हमें कौन कौन से पढ़ने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? तो देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये आपके कैसे आते हैं? आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। कौन से कहलाती है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब समझते हो? यस, ज्यादा, जिसे बोलते हैं हम बृहत पोषक पदार्थ भी कहते हैं। जबकि आपका विटामिन और खनिज किस में आते हैं? आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो ये हमें मेन पढ़ना है। जल रेसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये आपके 5 यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं आवश्यकता के आधार पर। किसके आधार पर? आवश्यकता के आधार पर। तो चलो आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर पोषक पदार्थ, तो आवश्यकता के आधार पर पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो सबसे पहला इसमें होता आपका बृहत पोषक पदार्थ, बृहत पोषक पदार्थ को हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। संगीता पानी दे देना जरा। दूसरा आपका सूक्ष्म पोषक पदार्थ, सूक्ष्म पोषक पदार्थ जिन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देखो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अपने अपने जो नोट्स हैं उनको जरूर बनाएं, क्योंकि बिना नोट्स के हम कई बार सोचते नहीं हम रिवीजन कर लेंगे, हम बार बार वीडियो देखेंगे। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। वीडियो 1-2 बार देखना पर्याप्त है। आप नोट डाउन करें और उसको बार बार रिवीजन करें, ठीक है। बृहत पोषक पदार्थ, और दूसरा है सूक्ष्म पोषक पदार्थ। चलो समझते इसको। बृहत पोषक पदार्थ में देखो कौन से आ जाएंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल, प्रोटीन, वसा, ठीक है। जबकि सूक्ष्म में कौन से आते हैं? अब मैं इनका मतलब आपको समझाती हूँ कि होता क्या है, ठीक है। इसमें आते हैं विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण, खनिज लवण। देखो बृहत पोषक पदार्थ क्या होते हैं? बृहत मतलब बड़ा, मतलब ऐसे पोषक पदार्थ जिनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है, उन्हें हम बृहत पोषक पदार्थ कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, ऐसे पोषक पदार्थ जिनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है, उन्हें हम बृहत पोषक पदार्थ यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जबकि सूक्ष्म पोषक पदार्थ यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ऐसे पोषक पदार्थ जिनकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में होती है, उन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं।
तो हम जानते हैं कि हमें सबसे जरूरत किसकी है, पर डे हम मतलब सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, अनिवार्य तो ये भी बहुत ज्यादा है लेकिन अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। हमारे खाने में तीन चीजें सबसे अधिक मात्रा में होती हैं, ठीक है। जबकि ये भी हमारे लिए उतने ही अनिवार्य है, परंतु इनको हम कम मात्रा में लेते हैं, सूक्ष्म मात्रा में लेते हैं, ठीक है यहाँ पर। और एक और क्लासिफिकेशन बचता है लास्ट आपका, कार्यात्मक उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थों का वर्गीकरण। कार्यात्मक उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थों का वर्गीकरण। समझते हैं इसको भाई बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से एकदम। तो चार वर्गों में डिवाइड करते हैं, कितने वर्गों में, चार। सबसे पहला होता ऊर्जा उत्पादक, ऊर्जा उत्पादक। ऊर्जा उत्पादक को हम कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूसर, एनर्जी प्रोड्यूसर। मतलब ऐसे पोषक पदार्थ या वे पोषक पदार्थ जो क्या करते हैं हमें, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, वे पोषक पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ऊर्जा किन किन से मिलती है हमको, कार्बोहाइड्रेट और वसा का सेवन हम ऊर्जा के लिए करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मत लगा दीजिएगा, सिर्फ दो ही है, आम गलती जो हम कर देते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। दूसरा कौन सा आपका आ जाएगा यहाँ पर, निर्माण पदार्थ। दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका, निर्माण पदार्थ। तो देखो निर्माण पदार्थ से बोलते बिल्डिंग सबस्टेंसेस, बिल्डिंग सबस्टेंसेस। निर्माण पदार्थ, बिल्डिंग सबस्टेंसेस, मतलब इसका मतलब हुआ वे पदार्थ जो क्या करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और ये होता आपका प्रोटीन। कौन सा होता है, प्रोटीन। और तीसरा बेटा आपका कौन सा आ जाएगा, तीसरा हमारा आ जाएगा मेटाबॉलिक रेगुलेटर, जिसे क्या बोलते हैं, बंद हो गया ठीक है। तो दूसरा कौन, तीसरा कौन सा, मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहते हैं, उपापचयी नियंत्रक पदार्थ। मेटाबॉलिक रेगुलेटर। और उपापचयी नियंत्रक पदार्थ कौन से कहलाते हैं, तो आप कहेंगे विटामिन और खनिज लवण। फिर आपका चौथा आ जाएगा कौन सा, आपका लास्ट बचा है इसमें, आनुवंशिक पदार्थ।
आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक सबस्टेंसेस, जेनेटिक सबस्टेंसेस। भाई आनुवांशिक सबस्टेंसेस कौन से होते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। एक तो आपका होता है डीएनए और आरएनए, यानी कि ये होते हैं आपके न्यूक्लिक अम्ल। तो इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, इनको आपको पढ़ना है और ये बेसिक सी चीज़ें आपकी कंप्लीट है। अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है कि पोषक पदार्थ जो होते हैं उनका क्या महत्व होता है, ठीक है, क्या रोल प्ले करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पोषक तत्वों को सामान्यतः दो तत्वों में विभाजित किया गया है और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी, ठीक है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो अब ये सब चीज़ें पोषक तत्वों का क्या महत्व है ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा चाहो तो हम देख भी सकते हैं, इतना थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते चलो। पोषक तत्व का महत्व देखो यहाँ पे क्या लिखा, पहला कि हमें पोषक तत्व क्यों लेना चाहिए। वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं तुम बता दोगे बहुत इजली कि भाई हमें जिंदा रहने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म सही रहे, इन सब के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्व आहार के वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका अवशोषण किया जाता है और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहला महत्व इसका ये है। दूसरा, कुछ पोषक तत्व आवश्यक होते हैं क्योंकि शरीर उनका संश्लेषण नहीं कर पाता है। ऐसे पोषक पदार्थ जिनका निर्माण हमारा शरीर खुद नहीं करता है उन्हें हम आवश्यक पोषक पदार्थ कहते हैं, ठीक है, ये आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। आवश्यक पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं, जैसे विटामिन, खनिज, लवण, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल तथा ऊर्जा स्रोत स्वरूप कुछ कार्बोहाइड्रेट आते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं विटामिन हो गया, खनिज, लवण, इनका तो बिल्कुल भी निर्माण नहीं होता है। एक बार एमिनो एसिड्स का तो निर्माण फिर भी हमारी बॉडी में हो जाता है। गैर महत्वपूर्ण पोषक तत्व वो होते हैं जिनका शरीर, हमारा शरीर या जिनका संश्लेषण हमारा शरीर खुद कर लेता है और ये हमें भोजन के द्वारा भी प्राप्त हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके गैर महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात। फिर हमने यहाँ पे देखा है कि पोषक तत्वों को सामान्यतः दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक बार इस लैंग्वेज को हम एक बार और पढ़ लेते हैं। एक होते हैं आपके बृहद पोषक पदार्थ, कौन से होते हैं, बृहद पोषक पदार्थ या बृहद पोषक तत्व। यह तत्व भोजन से प्राप्त होते हैं और वे विकास बनाए रखने, क्रियाकलापों, ऊतक निर्माण एवं रख रखाव के लिए कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं। ऊर्जा व पुष्टि की क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा आदि, ठीक है। सूक्ष्म देखो कौन से होते हैं, इन पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति अच्छे स्वास्थ्य, कार्यात्मक दक्षता, उत्पादकता की बुनियादी जरूरत है। इसमें जल विलेय तथा वसा विलेय कौन से आते हैं, विटामिन आते हैं। इसमें खनिज लवण आते हैं। खनिज लवण भी दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो होते हैं, एक माइक्रो होते हैं। मैं बता चुकी, सिंपल सी लैंग्वेज हम इसको समझ चुके हैं, तो इसको आप जाओ तो पढ़ लो, बाकी कुछ ऐसा पढ़ने लायक नहीं है, मैं पहले हम समझ चुके इस बात को, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको हमें पढ़ना है। तो यहाँ तक आज के लिए इतना पर्याप्त है आपके लिए। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है तो इसको बिल्कुल मिलते, फिर दूसरों को बताएं आप इसके बारे में। ओके चलो फिर मिलते हैं अपन लोग। जय हिंद।